आप लोगों के लिए भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा थी वो आप लोगों को वीडियो एक दे दिया गया था। जलीय सीमा का वीडियो बाकी था, जो टेट, सुपर टेट या वनडे एग्ज़ाम या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है भारत की, किन किन राज्यों के साथ संलग्न है और क्या क्या भारत में समुद्र तटीय सीमा रेखा से संलग्न है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की लोकेशन हमने आपको जब बंदरगाह वगैरह, आपको बंदरगाह का जो वीडियो आपको दिया गया वो उसमें दिखाई गई होगी। फिर से देख लीजिएगा, कुछ लोकेशन है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, इसका मतलब है कि ये अरब सागर वाला क्षेत्र है। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये अरब सागर है। अरब सागर का एक छोटा सा भाग है जिसको लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये लक्षद्वीप सागर है। तो जो भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर संलग्न है और जो पूर्वी वाला जो भाग है, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला जलीय भाग लगा हुआ है। और नीचे जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर का भाग है, यानी कि दोनों भाग जो जलीय भाग हैं वो हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो ये अरब सागर जो पश्चिमी घाट से या पश्चिमी तट से संलग्न है, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी से संलग्न है। हमें ये देखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र तट की सीमा से संलग्न हैं और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ या कुछ चीज़ें और मिलेंगी जो प्राकृतिक रूप में होंगी। तो देखिएगा भारत की लोकेशन में ये भारत की अवस्थिति है। तो लोकेशन में देखिएगा कि भारत के मध्य से होकर के जो ये रेखा गई है इसका नाम है 23 नॉर्थ की है, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गई है। ये लोकेशन आपको दिखाई गई है, यानी कि गुजरात में जो कच्छ का रण है यहाँ से होकर के ये रेखा गई हुई है। तो 23.5 डिग्री इस क्षेत्र से गई हुई है। तो जो जलीय भाग है वो यहाँ से प्रारंभ होता है और जो जलीय भाग है यहाँ से प्रारंभ होता है, इस तट से होता है। यहाँ पर ये दलदली क्षेत्र लगा हुआ है और भारत में जो भारत और पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर पर जो दलदली क्षेत्र है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है, यानी कि सर क्रीक। तो यहाँ पर ये वाली जो संरचना है वो सर क्रीक है, ये सर क्रीक है। तो सर क्रीक का संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। सर क्रीक के अलावा 2 क्रीक और हैं, ठीक है, इसी क्षेत्र में है। सर के क्रीक के अलावा एक कोरी क्रीक भी है, कोरी क्रीक भी है और एक गौडिया क्रीक भी है, गौडिया क्रीक भी है। तो सर क्रीक तो चूँकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी संरचना है, दलदलीय क्षेत्र है, इसके अलावा कोरी क्रीक और गौडिया क्रीक भी है। अब यहाँ से तट से आइएगा तो चूँकि जो सर क्रीक है, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो रेड क्लिफ साहब ने इस दलदलीय क्षेत्र को मापा नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था। और जब भारत ने इस पर बाद में खोज की, रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो यहाँ पर पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। तब ये जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र बन गया है। तो जो सरक्रीक है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में विवादित क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में अधिकार भारत का ही है। लेकिन पाकिस्तान का ये भी कहना है कि क्षेत्र को मापा नहीं गया था, तो ये हमारा भी इसका कुछ हिस्सा है। तो वर्तमान में विवादित भी है, अधिकार वर्तमान में भारत का ही है। अब यहाँ से आइएगा, तटीय क्षेत्र से होते हुए आइएगा तो ये वाला जो तट मिलेगा, यानी कि ये कच्छ प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कच्छ का तट है, ये जो तट मिलेगा ये कच्छ का तट है। ये वाली जो संरचना है कच्छ तट है, ये कच्छ तट मिलेगा, ये कच्छ का तट है। यहाँ से आइएगा तो ये वाली जो संरचना, ये की खाड़ी दिख रही है, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी, यानी कि कच्छ ये खाड़ी मिलेगी। यानी कि इस तट से पहले मिलेगा एक कच्छ का तट, फिर एक कच्छ की खाड़ी। यहाँ से होते हुए आप ऐसे बाहर आएंगे तो ये वाला जो तट मिलेगा, इस तट पर आइएगा तो कच्छ की खाड़ी का संबंध किस राज्य से हो गया? गुजरात राज्य से हो गया है। यहाँ आइएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, नाम ही है उसका द्वीप, यानी कि नाम ही उसका दमन द्वीप। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप मिलेगा। अब दमन द्वीप से लोकेशन देखिएगा कि ये वाला जो तट है,
यहाँ से लेकर के ये वाला जो तट है, ये वाला जो तट है, इसको नाम दिया जाता है पोरबंदर तट। पोरबंदर तट के नाम से इसे जाना जाता है। ये वाला जो तटीय क्षेत्र है दीव तक, दीव के बाद यहाँ से इस क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला जो तट है इसको नाम दिया जाता है गौहेलवाड़ तट। गौहेलवाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पोरबंदर तट है, और ये यहाँ से लेकर के दीव से लेकर के यहाँ तक जो तट है उसको नाम दिया जाता है गौहेलवाड़ तट। तो 3 तट मिले, कच्छ का तट मिला, पोरबंदर का तट मिला, गौहेलवाड़ का तट मिला, जिसका संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। अब यहाँ आइएगा तो ये वाला जो जलीय भाग है, ये वाला जो जलीय भाग है इसको नाम दिया गया है खंबात की खाड़ी। ये खंबात खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी का संबंध भी गुजरात राज्य से है। अब यहाँ से तट से होते हुए आइएगा तो यहाँ पर जितनी भी आपको प्राकृतिक लोकेशन दिखाई गई है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी कि गुजरात राज्य से संबंधित है। ये गुजरात राज्य से संबंधित हो गई है। ठीक, अब आइएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात राज्य का तट समुद्र तट से संलग्न है। अब आइएगा तो यहाँ पर दादर नगर हवेली वाले क्षेत्र मिलेंगे, तट से होते हुए आइएगा तो चूंकि दादर नगर हवेली का तट तो नहीं लगता है, ये द्वीप है, इसका समुद्र तटीय क्षेत्र लगता है, द्वीप के रूप में ही है। अब यहाँ से आइएगा तो गुजरात के बाद अगला जो राज्य होगा उसका नाम होगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की सीमा रेखा भी किससे संलग्न है, महाराष्ट्र की सीमा रेखा भी समुद्र तट से संलग्न है। अब यहाँ पर जो खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटे छोटे बैंक फैले हैं, जिसका एक बैंक है जिसका नाम है मलक्का बैंक है, यानी कि मलक्का बैंक यहाँ पर आपको मिलेगा। और भी छोटे छोटे बैंक आपको मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, औलिया बेट, खालिया बेट, छोटे छोटे द्वीप हैं। तट से होते हुए आप चले आइएगा, महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र में तट से होते हुए यहाँ पर आएंगे तो ये जो एक छोटा सा क्षेत्र आपको मिलेगा, ये वाला क्षेत्र मिलेगा एक द्वीप के रूप में। वर्तमान में चूंकि स्थिति नहीं बन रही है द्वीप के रूप में, लेकिन पहले द्वीप के रूप में था और इस द्वीप का नाम था सालसेट द्वीप। ये वाला जो दिख रहा है संरचना, ये सालसेट द्वीप था, ये सालसेट द्वीप था। इस सालसेट द्वीप में वर्तमान में जो बॉम्बे शहर अवस्थित है इसी सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। तो यह एक द्वीप के रूप में संरचना है। तो महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र के तट से आएंगे तो यहाँ पर जो आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सालसेट द्वीप है, जिस पर वर्तमान में बॉम्बे शहर अवस्थित है। तट से होते हुए और आगे बढ़िएगा तो तट से होते हुए और आगे आप जब यहाँ बढ़ेंगे तो बॉम्बे से इस क्षेत्र में आइएगा, तो बॉम्बे यानी कि अरब सागर वाले क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे द्वीप फैले हुए हैं जिनको यानी कि बॉम्बे हाई के नाम से इनको जाना जाता है। ये बॉम्बे हाई के नाम से इनको जाना जाता है। और ये छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, और ये जो द्वीप हैं वर्तमान में खनिज तेल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और वर्तमान में यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये बॉम्बे हाई, यहाँ पर आएंगे तो एक छोटा सा एक बैंक मिलेगा जिसका नाम होगा अंगरिया बैंक मिलेगा। ये अंगरिया बैंक मिलेगा, तट से संलग्न है। अब आप महाराष्ट्र से होते हुए अब आप पहुँचेंगे गोवा राज्य में, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक राज्य मिलेगा जिसका नाम होगा गोवा है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा है। अब गोवा राज्य में जब आप पहुंचेंगे तो गोवा राज्य में समुद्र तट से संलग्न एक झील मिलेगी, और जो भी समुद्र तट से संलग्न जो भी झीलें होंगी वो लैगून झील के उदाहरण होंगे, खारी झीलें होंगी। तो गोवा राज्य में एक झील मिलेगी जिसका नाम है मायम झील। ये मायम लेक आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि गोवा राज्य का बॉर्डर समुद्र तट से संलग्न है। गोवा के बाद तो ये वाला जो राज्य मिला इसका नाम क्या है, ये गोवा मिला, यानी कि गोवा का भी समुद्र तटीय सीमा रेखा संलग्न है। आगे बढ़िएगा तो गोवा से जस्ट नीचे पहुँचेंगे
तो कर्नाटक राज्य में आप पहुंचेंगे, यानी कि कर्नाटक। गोवा के बाद कहाँ प्रवेश करेंगे? समुद्र तटीय सीमा के बाद यहाँ से कर्नाटक में प्रवेश करेंगे। और कर्नाटक, गोवा के जस्ट नीचे कर्नाटक में प्रवेश करेंगे तो एक जलीय संरचना मिलेगी कर्नाटक राज्य में। ऐसे लंबी जलीय संरचना होगी, ऐसे करके एक संरचना मिलेगी। और इस संरचना ये चूँकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भारतीय नौसेना और अन्य के यहाँ पर युद्धाभ्यास वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका इस संरचना का नाम है वो कारवाड़ की खाड़ी है। कारवाड़ खाड़ी मिलेगी। कारवाड़ की खाड़ी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो एक छोटी सी जलीय संरचना है, कारवाड़ की खाड़ी मिलेगी। अब आप कर्नाटक से होते हुए आगे प्रवेश करेंगे तो आगे जो राज्य मिलेगा उसका नाम होगा केरल। तो यहाँ पर जो आगे राज्य मिलेगा वो केरल राज्य मिलेगा, ये केरल राज्य मिलेगा। अब केरल राज्य में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो केरल राज्य से तटीय क्षेत्र से होते हुए जाएंगे तो यहाँ पर दो, यानी कि प्रसिद्ध जो लैगून झीलें हैं, यहाँ पर दो प्रसिद्ध लैगून झीलें मिलेंगी। जो ऊपर वाली झील है इसका नाम है वेम्बनाड, वेम्बनाड नाम की झील है, लेक है। और नीचे जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक झील और मिलेगी, तटीय क्षेत्र से संलग्न है। वेम्बनाड के बाद जो अगली झील मिलेगी वो अस्थमुडी नाम की एक झील मिलेगी। तो केरल राज्य में जो दो झीलें हैं, कयाल के नाम से यहाँ पर इन्हें नाम दिया जाता है, कयाल, जैसे अस्थमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल। तो ये लैगून झीलें हैं। तो जो मायम झील जो गोवा राज्य में आई थी वो भी लैगून झील है, खारी झील है। केरल में दो झीलें मिली हैं, एक का नाम है वेम्बनाड झील और जो दूसरी झील है वो अस्थमुडी झील है। ये अस्थमुडी झील आपको यहाँ पर मिलेगी और दोनों ही झीलें यानी कि लैगून झीलें हैं, खारी झीलें होंगी। अब यहाँ से आएगा तो अभी केरल राज्य में, अब यहाँ से लोकेशन ये देखिएगा कि जो अरब सागर है, अरब सागर से संलग्न जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से हो गए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा रेखा किससे लगती है? जो अरब सागर है, अरब सागर से संलग्न भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब सबसे कम सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा, पहले हम पूर्वी घाट को देख लेते हैं, उसके बाद में आपको डाटा देंगे। अब यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो इस क्षेत्र में जब आप पहुँचेंगे तो एक यहाँ पर एक क्रोकोडाइल करके एक रॉक है। तो ये जो रॉक है इसका नाम है क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल करके एक रॉक यहाँ पर मिलेगी, क्रोकोडाइल रॉक मिलेगी। और जो नीचे पॉइंट आपको मिलेगा, ये जो बिंदु मिलेगा, ठीक है, कन्याकुमारी होगा, उसी को नाम दिया जाएगा कैप कोमोरन, कैप कोमोरन, कोमोरन। ये कैप कोमोरन एक पॉइंट मिलेगा। तो जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, उसको नाम दिया जाता है कन्याकुमारी। वो एक स्थान के नाम के यानी कि स्थान के रूप में है। जो प्राकृतिक पॉइंट के रूप में जो संरचना मिलेगी उसका नाम है कैप कोमोरन। और इसके जस्ट पश्चिमी भाग में क्रोकोडाइल करके एक रॉक मिलेगी। यहाँ पर जो कर्नाटक वाला जो केरल और कर्नाटक के बीच में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर एक सैक्रिफाइस रॉक करके भी वहाँ पर मिलेगी। जैसे क्रोकोडाइल रॉक है ऐसे सैक्रिफाइस रॉक भी यहाँ पर मिलेगी, केरल के तटीय क्षेत्र में ही है। अब यहाँ से आएगा तो कैप कोमोरन के बाद जो कैप कोमोरन वाला क्षेत्र है वो हिंद महासागर से संलग्न है। तो अरब सागर से संलग्न जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से हैं ये लोकेशन आपको दिखा दिए। अब चलिएगा बंगाल की खाड़ी से संलग्न जो भारत के राज्य हैं उनके बारे में। तो अब यहाँ से आएगा तो जो कैप कोमोरन के बाद है तो जो कन्याकुमारी जो शहर आता है वो तमिलनाडु राज्य में आता है। तो ये जो बॉर्डर लगेगा वो तमिलनाडु का लगेगा, यानी कि तमिल राज्य का बॉर्डर, यानी कि सीमा रेखा, समुद्री सीमा रेखा लगेगी तमिलनाडु की। अब जैसे तमिलनाडु राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो
यहाँ आइएगा तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है जलीय भाग है, इसे एक नाम दिया जाता है मन्नार की खाड़ी। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, टीबू TIBU करके छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। द्वीप का नाम कोई भी हो लेकिन उसके पीछे जो नाम दिया जाएगा वो उसको टीबू शब्द लगा दिया है, कि टीबू नाम के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो मन्नार की खाड़ी में फैले हुए हैं। अब यहाँ से आएगा तो मन्नार की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आएगा तो एक चूँकि ऐसे करके ये श्रीलंका वाला क्षेत्र ऐसे करके फैला हुआ है, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र ऐसे फैला हुआ है। तो श्रीलंका का ये जो क्षेत्र है इसको जाफना प्रायद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है श्रीलंका का, उसे जाफना प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से लोकेशन ये देखना है कि जो मन्नार की खाड़ी वाला ये वाला जो क्षेत्र है इसमें टीबू नाम के द्वीप फैले हुए हैं। अब जब आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आपको एक संरचना मिलेगी, विश्व प्रसिद्ध संरचना है, और यहाँ से एक विश्व प्रसिद्ध संरचना मिलेगी। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर मिलेगा रामेश्वरम, जो जस्ट बिंदु पर है वहाँ तो मिलेगा आपको रामेश्वरम मिलेगा, तीर्थ स्थल है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सा ऐसे एक द्वीप मिलेगा, इस द्वीप का नाम है पाम्बन। ये पाम्बन द्वीप है, ये पाम्बन द्वीप आपको मिलेगा। और जो बीच में जो सकरा जलीय भाग आ रहा है ये, यानी कि रामेश्वरम और पाम्बन द्वीप के बीच में ये जो सकरा जलीय भाग है वो पाम्बन चैनल, यानी कि पाम्बन द्वीप भी और पाम्बन चैनल भी है। तो रामेश्वरम जो स्थान है वो मुख्य भूमि पर है, उसके बाद सकरा जलीय भाग है, उस सकरे जलीय भाग को नाम दिया गया है पाम्बन चैनल नाम दिया गया है, जो आगे जाकर के किससे जुड़ा हुआ है, पाम्बन नाम के द्वीप से जुड़ा हुआ है। और जो पाम्बन द्वीप का जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर मिलेगा एक शहर मिलेगा जिसका नाम है धनुषकोडी। ये धनुषकोडी नाम का एक क्षेत्र मिलेगा, भारत का ही है, यानी कि यहाँ तक यानी कि पैदल जाया जा सकता है। अब यहाँ के बाद जो मुख्य संरचना मिलेगी, यहाँ से ये जो मुख्य संरचना मिलेगी ये एडम ब्रिज है, यानी कि एडम ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है, एडम ब्रिज या राम सेतु। ये राम सेतु पुल है, ये राम सेतु पुल है, ठीक है। तो जो राम सेतु पुल है वो धार्मिक मान्यता के अनुसार रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जो वानर सेना थी, श्री रामचंद्र की जो वानर सेना थी उसमें दो इंजीनियर थे, नल और नील, इनके द्वारा बनाया गया ये पुल था। और इस यानी कि चूँकि रामचंद्र जी को श्रीलंका में जाना था, तो क्योंकि रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ था, तो यानी कि श्रीलंका उनको जाना था, समुद्र पार करना था, तो ये पुल बनाया गया था धार्मिक मान्यता के अनुसार नल और नील के द्वारा। इसको एडम ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्तमान में यदि सैटेलाइट नासा के द्वारा यदि इसको सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है तो कहीं पर इसकी गहराई 3 फीट है, कहीं पर इसकी गहराई 31 फीट है। तो मतलब ये समुद्र तल के जो समुद्र तल होता है उसके जस्ट नीचे यानी कि संरचना है, चट्टानी चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। तो जो धनुषकोडी से लेकर के और यहाँ पर मन्नार नाम का एक शहर यानी कि क्षेत्र है श्रीलंका में, यानी कि 48 किलोमीटर की लंबाई वाला ये पुल है। तो वर्तमान में विवादित भी है, धार्मिक मान्यता अलग है, वैज्ञानिकों की मान्यताएं अलग है। तो इस पुल को यानी कि ये जो राम सेतु पुल है, चट्टानी संरचना है, इस पुल को काट करके गहरा एक नहर जैसा गहरा बनाया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में ये है कि कहीं पर गहराई ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो समुद्री जहाज़ों का आवागमन अवरुद्ध होता है। और इस क्षेत्र में यदि जाना है तो यहाँ से न जा कर के हम श्रीलंका को चारों ओर 240 किलोमीटर घूम करके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर पाते थे, जिस कारण से यहाँ पर एक परियोजना चलाई जा रही जिसका नाम है
सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम एक परियोजना चलाई जा रही है, जिस यानी कि राम सेतु का जो पुल है उसकी गहराई को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए राम सेतु समुद्रम परियोजना चलाई जा रही है, गहराई की जा रही है, ताकि जहाज़ों का आवागमन यहीं से किया जा सके, श्रीलंका को चारों ओर से घूम करके नहीं जाना पड़े। तो अब चाहे आप इस क्षेत्र में जाना है तो पाम्बन चैनल से प्रवेश करके जाइएगा, या एडम ब्रिज को पार करके, या राम सेतु को पार करके अब आप इस जलीय भाग में पहुंचेंगे। ये जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग को एक विशेष नाम दिया गया है पाक खाड़ी। ये वाला जो क्षेत्र है ये पाक खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, ये वाला जलीय भाग है, ये पाक खाड़ी है। अब और आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र से पाक की खाड़ी से होते हुए अब आपको बंगाल की खाड़ी में जाना है। तो यहाँ पर एक जलडमरू मध्य या जल संधि इसी पाक खाड़ी के यानी कि पाक के नाम पर है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। अब ये जो जल संधि होती है, जो जाफना प्रायद्वीप को, जो भारत तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इसको जो जल संधि होती है, जल संधि का मुख्य कार्य होता है दो जलीय भागों को आपस में जोड़ना और दो स्थलीय भागों को अलग करना। तो लोकेशन में स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्थलीय भाग हैं भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संरचना क्या है? पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि है। किस किस को जोड़ रही है? ये बंगाल की खाड़ी है और ये पाक की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अब पाक जल संधि को पार करके इस क्षेत्र में, अभी चूंकि तमिलनाडु का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो यहाँ से तटीय क्षेत्र से होकर के जाएंगे। तो जब आप इस क्षेत्र में पहुँचेंगे, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी एक लैगून झील मिलेगी आपको, यानी कि मद्रास के उत्तर में एक फिर से लैगून झील मिलेगी और इसका नाम है पुलिकट्र। ये पुलिकट्र झील है और ये पुलिकट्र झील भी लैगून झील का उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है। तो कुछ जो दक्षिण वाला थोड़ा सा भाग है वो तमिलनाडु राज्य में है इसका विस्तार, लेकिन पूरी की पूरी जो झील है वो आंध्र प्रदेश में आएगी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो मुख्य रूप से जो झील मानी जाती है, थोड़ा सा बॉर्डर तमिलनाडु राज्य के साथ लगता है, लेकिन पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है। तो जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मानी ही जाती है। ये लैगून झील का उदाहरण है। अब एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र आपको मिलेगा जो पुलिकट झील है। इस पुलिकट झील में एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इस श्रीहरिकोटा एक द्वीप मिलेगा, श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप मिलेगा। किसमें है? पुलिकट झील के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है, जहाँ से भारत के जो अंतरिक्ष उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, या भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में बनाया गया। यहीं से सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील में अवस्थित है। अब इसके बाद आइएगा तो जो अब बॉर्डर लगेगा, ये जो बॉर्डर मिलेगा ये आंध्र प्रदेश का तटीय बॉर्डर मिलेगा, समुद्र तटीय बॉर्डर मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है कोरेंगा की खाड़ी। ये वाली जो खाड़ी है कोरेंगा खाड़ी मिलेगी। तो कोरेंगा खाड़ी का संबंध किस राज्य से हो गया है? आंध्र प्रदेश से हो गया है। इस क्षेत्र में पहले आपको कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र मिलेगा, फिर कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र मिलेगा। तो नदियों को अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। अभी समुद्र तटीय क्षेत्र में कोरेंगा की खाड़ी से होते हुए अब ऐसे तटीय क्षेत्र से आएंगे तो जो आंध्र प्रदेश के बाद अब जो बॉर्डर लगेगा वो उड़ीसा राज्य का होगा, यानी कि उड़ीसा राज्य में प्रवेश करेंगे। और उड़ीसा राज्य में प्रवेश करेंगे तो समुद्र तटीय क्षेत्र से होते हुए जाएंगे तो एक बड़ी संरचना मिलेगी, प्राकृतिक संरचना है, समुद्र तट से संलग्न है, चिल्का झील है, बड़ी झील है, तो इसका नाम होगा चिल्का झील। तो चिल्का झील का संबंध किस राज्य से हो गया है?
चिल्का झील का संबंध उड़ीसा राज्य से हो गया है। चिल्का झील के थोड़े से और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर जो बालासोर नाम का ज़िला है, बालासोर ज़िले में चांदीपुर, बालासोर नाम का ज़िला, बालासोर ज़िले के अंतर्गत चांदीपुर एक रेंज आती है। चांदीपुर रेंज वाले यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र से संलग्न है, वहाँ पर व्हीलर द्वीप फैले हुए हैं। इन व्हीलर द्वीप को बाद में वर्तमान में नाम दे दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, नाम उनको दे दिया गया है। और यहाँ से जो भारत की जो मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, अग्नि, पृथ्वी या अन्य जो त्रिशूल वगैरह जो भी मिसाइलें हैं, तो उनका परीक्षण बालासोर के चांदीपुर रेंज के अंतर्गत व्हीलर द्वीप, जिन्हें बाद में APJ अब्दुल कलाम द्वीपों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये भी समुद्र तटीय क्षेत्र में ही मिलेंगे। अब यहाँ से प्रवेश करेंगे तो आगे जो पहुँचेंगे तो वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लग जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लग जाता है। तो पश्चिम बंगाल का समुद्र तटीय क्षेत्र है। तट से होकर के आप जाएंगे तो गंगा नदी का ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है वो गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र दिख रहा है। तो ये डेल्टाई क्षेत्र दिख रहा है, तो ये डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा है। और ये जो बॉर्डर मिलेगा ये यानी कि दूसरा जो देश लग जाएगा वो बांग्लादेश है। अब जस्ट बॉर्डर पर जाएंगे तो यहाँ जस्ट बॉर्डर पर एक यहाँ पर ऐसे द्वीप मिलेगा जिसका नाम है न्यूमूर द्वीप। ये न्यूमूर द्वीप यानी कि ये पहले न्यूमूर द्वीप अवस्थित नहीं था, बाद में 1972 के बाद ये दिखाई दिया। तो इस द्वीप जस्ट बॉर्डर पर पड़ता है। तो यह द्वीप भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ये द्वीप भी विवादित है। जैसे यहाँ पर सरक्रीक विवादित था, खनिज तेल संसाधन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसी तरह से ये न्यूमूर द्वीप भी खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। तो जो गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र तटीय क्षेत्र है, गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और जो न्यूमूर द्वीप है वो विवादित है, खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ से देखिएगा जो बंगाल की खाड़ी से संलग्न जो भारत के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 1 2 3 4, तो कितने राज्य हो गए हैं शामिल, यानी कि 4 राज्य। तो भारत के जो 4 राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी से संलग्न हैं, 5 राज्य हैं वो अरब सागर से संलग्न हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो कितने राज्य हो जाते हैं, 9 राज्य हो जाते हैं। 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनके पास समुद्र तटीय सीमा रेखा है। अब इसमें से आइएगा तो जो कम और ज़्यादा का और देख लेते हैं। तो समुद्र तटीय सीमा रेखाओं में सर्वाधिक जो सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी यानी कि सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा किसके पास है, गुजरात राज्य की लगती है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है समुद्र तटीय सीमा रेखा में जो दूसरा स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि गुजरात राज्य ना दे करके ऑप्शन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा है। तो गुजरात राज्य ना दे करके फिर वो आंध्र प्रदेश दे सकता है। तो ओवरऑल करके आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब इसमें से आइएगा जो पूर्ण राज्य हैं, पूर्ण राज्यों में जो गोवा राज्य है इसकी सबसे कम सीमा रेखा लगती है, यानी कि सबसे कम। तो सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला राज्य क्या है, वो गोवा राज्य है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ये भारत का जो समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला क्षेत्र है, ये डायग्राम ये चूँकि वीडियो आपको दिया गया है, थोड़ा सा लोकेशन और थोड़ी सी देख लेते हैं। यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र जानना है तो यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर के, ये नर्मदा नदी होगी, इसके दक्षिण से लेकर के जो महाराष्ट्र
और कुछ भाग गोवा में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यानी कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र फैला हुआ है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसको नाम दिया जाता है कोंकण तट। ये कोंकण तट है। गोवा के बाद जो कर्नाटक में जो समुद्र तटीय क्षेत्र फैला होगा उसको कनारा तट के नाम से जाना जाता है। कनारा तट या कनारा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो जो समुद्र तट है महाराष्ट्र में नाम दिया गया है कोंकण तट, कर्नाटक में नाम दिया गया है कनारा तट, और जो मुख्य समुद्र तट है वो केरल में है, और जो केरल वाला है इसको नाम दिया गया है मालाबार तट, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मालाबार तट। तो ये 3 तट तो पश्चिमी क्षेत्र में हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र में है, कनारा तट या कन्नड़ तट कर्नाटक में है, मालाबार तट मुख्य रूप से केरल में है, और इनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? मालाबार तट। अब आइएगा पूर्वी घाट पे, तो तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पर कृष्णा नदी बहेगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है जो मुख्य रूप से कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, ये कोरोमंडल तट है। तो ये कोरोमंडल यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ तक का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। अब कृष्णा नदी से उत्तर में जाइएगा तो ये वाला जो तट है जो यहाँ तक फैला होगा इसको नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी होगा, उड़ीसा में भी होगा, कुछ भाग पश्चिम बंगाल में भी होगा। उड़ीसा राज्य में इस तट उत्तरी सरकार तट का ही भाग है जिसे विशेष रूप से नाम दिया जाता है उत्कल तट। ये उत्कल तट का संबंध किस राज्य से विशेष रूप से? उड़ीसा राज्य से संबंधित उत्तरी सरकार तट का ही भाग है। तो पश्चिमी भाग में जो अरब सागर से संलग्न है कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, और जो बंगाल की खाड़ी से संलग्न है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट जिसके अंतर्गत उत्कल तट शामिल है। तो ये जो वीडियो आपको दिया गया है वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी समुद्र यानी कि समुद्र तटीय सीमा संलग्न है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया है। इसी क्रम में आगे भी आपको भारत से संबंधित और भी वीडियो दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।